स्टार्टअप टॉक यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग ना इस वीडियो में ना सोल प्रोप्राइटरशिप को समझेंगे, उसके मतलब हर एक फीचर्स को देखेंगे, नाम कैसे रखते हैं, उसमें किन बातों का ध्यान रखना है। सेकंड, ऑनर क्या होता है सोल प्रोप्राइटरशिप में, मिनिमम कितने लोगों का जरूरत होता है एक सोल प्रोप्राइटरशिप रजिस्टर कराने में, अनलिमिटेड लायबिलिटी क्या होता है, सोल प्रोप्राइटरशिप नॉट एक सेपरेट लीगल एंटिटी होता है, इस चीज को भी समझेंगे। सोल प्रोप्राइटरशिप में डिसीजन मेकिंग क्या होता है उस चीज को भी समझेंगे। अकाउंट्स कैसे मैनेज किया जाता है, टैक्सेशन क्या है, हम लोग 10 से 15 पॉइंट को मतलब समझेंगे सोल प्रोप्राइटरशिप के। उसके बाद देखेंगे कि हम लोग को सोल प्रोप्राइटरशिप रजिस्टर कराना चाहिए कि नहीं कराना चाहिए। सोल प्रोप्राइटरशिप में 2-3 टॉपिक है ना, उसको बहुत ध्यान से समझिएगा। पहला अनलिमिटेड लायबिलिटी, सेकंड नॉट परपेचुअल सक्सेशन होता है उसके बारे में समझेंगे, और थर्ड नॉट ए सेपरेट लीगल एंटिटी। देखिए ये तीनों पॉइंट है ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब भी हम लीगल स्ट्रक्चर रजिस्टर कराने के बारे में सोचते हैं ना, तो अनलिमिटेड लायबिलिटी, नॉट सेपरेट लीगल एंटिटी और परपेचुअल सक्सेशन ना होना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। चलिए हम लोग अपने पहले पॉइंट पे आते हैं और सोल प्रोप्राइटरशिप का नाम कैसे रखना चाहिए और किन किन बातों का ध्यान रखें ना, इस चीज को समझते हैं। जब हम लोग सोल प्रोप्राइटरशिप का नाम रख रहे होते हैं ना, तो उसमें आप इंडस्ट्री लगा सकते हैं। जैसे XYZ कंस्ट्रक्शन में डील कर रहा है तो कंस्ट्रक्शन, मैन्युफैक्चरिंग में डील कर रहा है तो मैन्युफैक्चरिंग, फूड मैन्युफैक्चरिंग में डील कर रहा है तो फूड मैन्युफैक्चरिंग, अगर वो टॉयज बना रहा है तो टॉयज भी लगा सकते हैं। चलिए ना अब हम लोग इस चीज को एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि मान के चलिए एक कंपनी है जो मतलब टॉय बना रही है, तो उसमें आप मोहन टॉयज लगा सकते हैं। अगर कोई कंपनी है वो राइस मिल है तो आप उसमें XYZ राइस मिल लगा सकते हैं। तो देखिए नेम में आप इंडस्ट्री लगा देने से फायदा ये होता है ना कि उससे साफ साफ पता चलता है फर्म है ना किस चीज में डील कर रहा है। आप मतलब मान के चले 4-5 मतलब सेक्टर में डील कर रहे हैं। मान के चलिए आपका कंस्ट्रक्शन का भी है, आपका मान के चलिए फूड भी मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, या एक चीज और है तो आप नई भी लगा सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं कि लगाना ही है। चलिए अब हम लोग सेकंड पॉइंट पे समझते हैं और इसमें क्या होता है नेमिंग में और क्या क्या चीज ध्यान। सोल प्रोप्राइटरशिप होता है ना, उसमें LLP, प्राइवेट लिमिटेड, थर्ड लिमिटेड, फोर्थ OPC, ये 4 शब्द होता है ना, इसका यूज हम लोग नहीं करना चाहिए। इस बात का हम लोग पहले से ध्यान रखेंगे, क्योंकि देखिए जो LLP है वो पहले से ही LLP कंपनी के लिए रजिस्टर्ड है, जो प्राइवेट कंपनी के लिए प्राइवेट लिमिटेड रजिस्टर्ड है, और जो पब्लिक कंपनी है ना उसके लिए लिमिटेड रजिस्टर्ड है। तो इन चारों को ना हम लोग को लास्ट में यूज नहीं करना है, इस बात का हम लोग ध्यान रखेंगे। कुछ ऐसे शब्द है ना जिसका हम लोग को यूज नहीं करना है, जैसे कि राष्ट्रपति, पंचायत, म्युनिसिपल, मैं एक लिस्ट दे दूंगा, उसमें जो मतलब जो रिस्ट्रिक्टेड शब्द है ना उसका यूज हम लोग नहीं करें ना तो बेहतर रहेगा। अगर ऐसा करते हैं ना तो आगे आने वाला टाइम में समस्या आएगा। एक चीज और हम लोग समझते हैं, जो फेमस नाम है ना उसको आप यूज नहीं करिए ना तो ज्यादा बेहतर रहेगा। जैसे कि मान के चलिए कि रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड है, तो इस शब्द का ना यूज सोल प्रोप्राइटरशिप में ना करें ना तो ज्यादा बेहतर रहेगा। सोल प्रोप्राइटरशिप का नाम रखने में ना ऐसे मतलब बहुत ज्यादा मतलब रूल रेगुलेशन नहीं है, आप मतलब कुछ भी रख सकते हैं। जैसे पहले से ही अगर सोल प्रोप्राइटरशिप है, मान के चलिए मोहन टॉयज, तो आप ऐसा भी रख सकते हैं मोहन कंस्ट्रक्शन, कोई दिक्कत नहीं है, इस चीज का आप ध्यान रखें। लेकिन जो बड़ा बड़ा नाम है ना, जैसे टाटा, रिलायंस, बिरला, गोदरेज और मतलब पेटीएम, फ्लिपकार्ट, इस टाइप का जो नेम है ना उसका यूज ना करें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। सोल प्रोप्राइटरशिप के जब हम लोग नाम रख रहे होते हैं ना, तो एक बात याद रखिए कि इसमें बहुत ज्यादा मतलब रिस्ट्रिक्शन मतलब नहीं है, क्योंकि देखिए मतलब इसके नाम ऐसा नहीं होता है कि आप मतलब नाम रिजर्व हो रहा है। जैसे LLP में अगर हम लोग को या प्राइवेट में जो नाम रख लेते थे, जैसे मान के चलिए कंपनी है नमो गंगा प्राइवेट लिमिटेड, तो देखिए नमो गंगा प्राइवेट लिमिटेड है ना, अब इसका कोई नाम अलग से यूज नहीं कर सकता है, उसका कॉपीराइटेड उस कंपनी का हो जाता था। लेकिन सोल प्रोप्राइटरशिप में ऐसा नहीं है। मान के चलिए आप मोहन टॉयज रख रहे हैं तो मोहन कोई मतलब कंस्ट्रक्शन भी रख सकता है, या मतलब मोहन कोई कुछ और भी रख सकता है। तो इस बात का आप अच्छे से ध्यान रखें। तो एक बात और, जो आप नाम रखने हैं वो नाम रिजर्व नहीं है, उसको दोबारा कोई रिपीटेटिव वे में यूज कर सकता है, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं कि आपने मोहन टॉयज रख दिया और किसी और ने मोहन टॉयज रख दिया तो मतलब आप उस पर केस कर दीजिएगा, ऐसा इसमें नहीं होता है। क्योंकि इसमें जो ट्रेडमार्क रहता है ना आपके नाम पे रिजर्व नहीं रहता है। पहले बात, इस बात का आप ध्यान रखें, क्योंकि देखिए जब एक जो फर्म है रजिस्टर्ड हो रहा है, मेनली म्युनिसिपल में रजिस्टर्ड होता है या जो पंचायत रहता है उसमें रजिस्टर्ड होता है, तो इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। तो जो आपका नाम है उस पर आपका ट्रेडमार्क नहीं होता, इस बात का आप ध्यान रखें।
चलिए ना, अब हम लोग अपने सेकंड पॉइंट पे आते हैं और समझते हैं कि एक सोल प्रोप्राइटरशिप को रजिस्टर कराने ना मिनिमम कितने लोगों का जरूरत होता है। जैसे इसके नाम से ही पता चलता है सोल प्रोप्राइटर। सोल मतलब क्या होता है? सिंगल। प्रोप्राइटर मतलब क्या होता है? ओनर। तो देखिए, एक सोल प्रोप्राइटरशिप को रजिस्टर कराने के लिए ना मिनिमम एक लोग का जरूरत है और मैक्सिमम भी एक ही लोग रहेगा। इस चीज का भी आप ध्यान रखें। चलिए अब हम लोग एक एग्जांपल से समझते हैं इसको कि राहुल है, एक आदमी का नाम है मिस्टर सोनू। अब क्या है, दोनों एक सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म रजिस्टर कराना चाहते हैं तो वो करा सकते हैं? नहीं, क्योंकि एक सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म में मिनिमम एक लोग का जरूरत हो, मैक्सिमम भी एक ही लोग का जरूरत होता है। इस चीज का आप ध्यान रखें। जैसे मिस्टर मोहन है, वो एक सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म रजिस्टर कराना चाहते हैं, तो क्या एक सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म रजिस्टर करा सकते हैं? हाँ, एक सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म रजिस्टर करा सकते हैं। हम लोग एग्जाम्पल से समझ लिया ना कि एक मतलब सोल प्रोप्राइटरशिप को रजिस्टर कराने के लिए मिनिमम कितने लोगों का जरूरत हो और मैक्सिमम कितने लोगों का जरूरत है। अगर एक से ज्यादा लोग हैं ना, तो वो कोई फर्म रजिस्टर कराना ना, तो पार्टनरशिप में जा सकते हैं, पब्लिक में जा सकते हैं, प्राइवेट में जा सकते हैं, एलएलपी में जा सकते हैं, लेकिन वो सोल प्रोप्राइटरशिप नहीं रजिस्टर करा सकते हैं। इस चीज का आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए हम लोग अब अपने अगले पॉइंट पे आते हैं। देखिए, हम लोग ना इंडिया के कुछ ना जो फेमस जो सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म को देख लेते हैं। एक बात का ध्यान रखिए, जितना भी बड़ा ग्रुप है, टाटा, रिलायंस, गोदरेज, बिरला, लगभग सारा जो है ना, लगभग सब सोल प्रोप्राइटरशिप से ही स्टार्ट हुआ है। इस चीज का आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। हम लोग एग्जाम्पल से मतलब देखकर समझते चलते हैं। जैसे हम लोग पहले टाटा को समझते हैं। जो टाटा का जो पहला जो फर्म रजिस्टर्ड हुआ था ना, उसका नाम था विक्टोरिया मिल्स। 1874 में रजिस्टर्ड हुआ था। और देखिए, इसका बाद में चलकर नाम थोड़ा दिन में ही मतलब 2-3 साल में चेंज कर दिया गया था, लेकिन ये जो फर्म था वो भी एक सोल प्रोप्राइटरशिप था। हम लोग ना अब एक अगला एग्जांपल लेते हैं और बिरला ग्रुप को देखते हैं। जो पहला फर्म था वो कौन सा रजिस्टर्ड हुआ था? देखिए, ये 1918 के आसपास फर्म रजिस्टर्ड हुआ था। इनके फर्म का नाम ना कोसोराम कॉटन मिल्स था। हम लोग समझते हैं ना, जो बजाज ग्रुप है ना, उसके जो पहला फर्म था उसका क्या नाम था? तो उसका नाम बच्छाराज जमालाल था। ये 1915 में रजिस्टर्ड हुआ था। इस चीज का आप लोग ध्यान रखिएगा। ये आगे चल के कंपनी ना 1924 में ही, मतलब लगभग 9 साल के बाद ही ना, बच्छाराज फैक्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड, जो मतलब प्राइवेट कंपनी था ना, उसमें चेंज हो गया था। और हम लोग अगले एग्जांपल पर चलते हैं और मतलब समझते हैं। देखिए, जो अभी इंडिया की जो सबसे बड़ी कंपनी है जिसका नाम रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड था, वो भी एक सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म ही रजिस्टर्ड हुआ था। उसका नाम ना रिलायंस कॉमर्शियल कॉर्पोरेशन था। जो ये फर्म स्टार्ट हुआ था ना, एज ए पॉलिस्टर फर्म स्टार्ट हुआ था। मतलब जो ये फर्म है ना 1966 में स्टार्ट हुआ था। लगभग जितना भी फर्म स्टार्ट होता है ना, ये मान के चलिए ना कि मतलब ज्यादातर ना पहले सोल प्रोप्राइटर में ही रहता है। और देखिए, इसका मतलब बहुत सारा ना आपको मतलब एविडेंस नहीं मिलेगा, क्योंकि देखिए नॉर्मली या तो वो शॉप चला रहे होते हैं, या मतलब नॉर्मली मतलब जैसे अभी क्या होता है, जैसे कोई किसी ने अपने नाम पे डोमेन खरीद लिया, वो ई कॉमर्स कंपनियां स्टार्ट कर रहा था, तो एज पहले नॉर्मली मतलब स्टार्ट कर देता है, फिर आगे चल प्राइवेट या पब्लिक कंपनी में वो रजिस्टर्ड हो जाता है। जैसे एक एग्जांपल हम लोग और लेते हैं। जैसे हल्दीराम भी था ना, जो हल्दीराम, तो जो उनका जो स्टार्टिंग में था ना, जो शॉप था बीकानेर में, वो भी एक मतलब एज ए शॉप और मतलब एक फर्म ही स्टार्ट हुआ था। उनका नाम हल्दीराम जी करके था। और मतलब जैसे उनका जो शुरू में ब्रांड था वो डूंगर सेब के नाम से आता था। और मतलब उनका जो मतलब हल्दीराम भुजिया मतलब पहला मतलब जो ट्रेडमार्क लिए थे ना, वो भी एक सोल प्रोप्राइटर में ही लिए थे। एक बात याद रखिए कि जितना भी बड़ा बड़ा जो कॉर्पोरेट है, मतलब वो लगभग सब सोल प्रोप्राइटर से ही स्टार्ट होता है। शुरू में प्राइवेट करने में ना अच्छा खासा पैसा लगता है, और मतलब शुरू में मतलब आइडिया चलेगा कि नहीं चलेगा ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज रहता है। तो ज्यादातर मतलब लोग ना सोल प्रोप्राइटर को ही प्रेफरेंस देते हैं और उसको ही रजिस्टर करते हैं। जैसे फ्लिपकार्ट भी था, तो ऐसे पहले वो सोल प्रोप्राइटरशिप ही स्टार्ट हुआ था। स्नैपडील भी ऐसा ही हुआ था। इंडिया में बहुत सारा जो कंपनी है ना, वो लगभग सोल प्रोप्राइटरशिप में ही स्टार्ट होता है। इस चीज का आप ध्यान रखिए। आगे चल के वो प्राइवेट में जाता है, फिर पब्लिक में जाता है, इस तरह से मतलब बढ़ते जाता है। और देख, मेन है ना हम लोग को कि बिजनेस करना ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। हम लोग को मतलब ज्यादा लीगल स्ट्रक्चर में फंसना नहीं चाहिए। इस चीज का भी आप ध्यान रखें। जैसे आपके पास अगर पैसा अवेलेबल है तब प्राइवेट या पब्लिक में चल जाए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपके पास अगर पैसे का समस्या है तो सोल प्रोप्राइटरशिप बेहतर है। देखिए, लास्ट में तो हम लोग को मेन है पर्पस है हम लोग को बिजनेस करना। अगर आज हम लोग सोल प्रोप्राइटरशिप रजिस्टर्ड करा रहे हैं तो कल प्राइवेट भी जा सकते हैं, पब्लिक भी जा सकते हैं। वो कुछ बड़ी बात नहीं है। जैसे पहले पेटीएम था, जो पहले मतलब प्राइवेट में गया फिर पब्लिक में गया। तो देखिए, कंपनी एक कंपनी से दूसरे कंपनी में चेंज होते रहता है। मेन मुद्दा है ना बिजनेस को स्टार्ट करना।
चलिए हम लोग ना अब अपने अगले पॉइंट पे आते हैं और समझते हैं नॉट ए सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब क्या होता है। जैसे पहले हम लोग समझ लेते हैं ना सेपरेट लीगल एंटिटी क्या होता है। जैसे कि मतलब मान के चलिए एक कोई प्राइवेट कंपनी है तो उसका ऑनर और उसका जो मतलब बिजनेस था वो अलग है। बिजनेस को एक आर्टिफिशियल पर्सन माना जाता था। जो सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म रहता ना उसका मतलब उसको ना ऑनर से अलग नहीं माना जाता, दोनों को एक ही माना जाता है। इस चीज का आप लोग ध्यान रखें। इससे मतलब नुकसान क्या चीज है पहले इस चीज हम लोग ध्यान रखें। जैसे प्राइवेट कंपनी में क्या होता था, जो कंपनी रहता था वो किसी दूसरे के साथ मतलब कॉन्ट्रैक्ट में भी जा सकता था, अपने नाम पे प्रॉपर्टी भी ऑन कर सकता था, किसी के प्रति लीगल प्रोसीडिंग भी स्टार्ट कर सकता था, और चौथा मतलब उसका अपना खुद का पैन कार्ड होता था। लेकिन जो सोल प्रोप्राइटरशिप रहता है ना उसमें ऐसा नहीं होता है। अगर आपको प्रॉपर्टी ऑन करना है ना तब आप अपने जो उसके ऑनर रहता है उसके नाम पे ऑन करिएगा। जैसे कि मान के चलिए कोई इंसान है वो सोल प्रोप्राइटरशिप रजिस्टर्ड किया तो जो उसका ऑनर है ना उसके नाम पे वो प्रॉपर्टी परचेज होगा अगर सोल प्रोप्राइटरशिप परचेज करना चाहेगा तो। देखिए अगर कॉन्ट्रैक्ट में जाना है तो वो ऑनर कॉन्ट्रैक्ट में जाएगा, उसके मतलब बिहाफ पे फर्म कॉन्ट्रैक्ट में जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट में भी यहाँ भी जा रहा है, प्रॉपर्टी ऑन यहाँ भी कर रहा है, मतलब यहाँ ऑनर के बिहाफ पे कर रहा है। देखिए अगर लीगल प्रोसीडिंग किसी को स्टार्ट करना है तो ऑनर ही स्टार्ट करेगा। और जो देखिए एक चीज और, जो पैन कार्ड यूज होता है ना मतलब सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म में वो ऑनर का यूज होता है। देख सारा काम तो यहाँ भी हो रहा है कि प्रॉपर्टी भी ऑन हो रहा है, लेकिन यहाँ सिर्फ ऑनर के नाम पे होता था। पहले अगर प्राइवेट या पब्लिक कंपनी या एलएलपी रहता था तो कंपनी अपने नाम पे वो सारा प्रॉपर्टी ऑन कर सकता था। तो देखिए सोल प्रोप्राइटर में थोड़ा सा दिक्कत है, बिजनेस को एक आर्टिफिशियल पर्सन नहीं माना जाता और जो मेंबर रहता है और जो मतलब बिजनेस रहता है दोनों को एक माना जाता है। तो देखिए इससे नुकसान क्या है आगे चल के हम लोग समझेंगे। चलिए हम लोग अपने अगले पॉइंट पे आते हैं और अनलिमिटेड लायबिलिटी को समझते हैं कि अनलिमिटेड लायबिलिटी क्या चीज होता है। देखिए हम लोग ना इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान के चलिए एक सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म है, उसको मान के चलिए ना कि 10 लाख का नुकसान हुआ। आप देखिए जो 10 लाख का नुकसान हुआ है ना उसको अपने जो मतलब ऑनर है उसको अपने पर्सनल एसेट्स को बेच के मतलब जो घर है, गाड़ी है, बंगला है उसको बेच के देना पड़ेगा। जो प्राइवेट कंपनी होता था ना उसमें अगर को नुकसान होता था ना तो मतलब पर्सनल प्रॉपर्टी जो ऑनर का था ना उसको बेच के नहीं दिया जाता था। जो कंपनी था उसके एसेट्स को बेच सकते थे, लेकिन जो उसके ऑनर था उसका पर्सनल एसेट को नहीं कोई बेच सकता था। लेकिन इसका मेन होने का कारण था ना कि जो कंपनी था वो सेपरेट लीगल एंटिटी होता था, लेकिन जो मतलब जो सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म है उसको सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं माना जाता। इसमें ऑनर को मतलब और जो फर्म रहता है दोनों को एक माना जाता है। एक बात और है क्या, अगर एक एग्जांपल और लेते हैं कि अगर मान के चलिए एक सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म था उसको मान के चलिए एक लोन डिफॉल्ट किया 20 लाख का, तो जो लोन डिफॉल्ट किया ना तो बैंक जो उस फर्म के जो ऑनर है ना उससे मतलब वो पैसा वसूलेगा। जैसे कि मान के चलिए जो उसका प्रोप्राइटर था उसका घर, गाड़ी और बंगला जो है ना वो बेच के मतलब वो पैसा रिकवर करेगा। तो देखिए सोल प्रोप्राइटरशिप में देख रहे थे कि नुकसान हो रहा तब भी मतलब ऑनर को नुकसान था, और जो अगर लोन डिफॉल्ट करता उस केस में भी मतलब ऑनर को मतलब उसका पर्सनल एसेट्स रिस्क में है। आप जब सोल प्रोप्राइटरशिप रजिस्टर करा रहे होंगे ना तो इस चीज का आप अच्छे से ध्यान रखिए ना कि मतलब ज्यादा रिस्क ना लेना तो ज्यादा बेहतर रहेगा। कि मतलब ऐसा नहीं कि मतलब इतना एग्रेसिवली लोन ले लिए कि मतलब बाद में हम लोग चुका नहीं रहे हैं, या कुछ ऐसा एग्रेसिवली डिसीजन लिए जिससे मतलब ज्यादा नुकसान है। तो देखिए रजिस्टर्ड कराने में सोल प्रोप्राइटरशिप समस्या नहीं है, लेकिन हम लोग को पहले से समझ में रहेगा ना कि ये समस्या है, तो मतलब हम लोग पहले से ध्यान रखेंगे और जो रिस्क है ना उसको हम लोग मिनिमाइज करेंगे। हम लोग को मेन मुद्दा है कि बिजनेस करना है। अगर पैसा हम लोग के पास नहीं है फर्म जो है रजिस्टर्ड कराने के लिए बड़ा, जैसे प्राइवेट या पब्लिक कंपनी मैनेज करने के लिए, हम लोग तो बिजनेस करना है। हम लोग को अगर हम लोग इन चीज़ों को पढ़े रहेंगे कि मतलब इसका अनलिमिटेड लायबिलिटी है और सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है, तो इसके वजह से जो समस्या है ना उसको पहले से हम लोग टैकल करके रखेंगे कि मतलब ज़्यादा हम लोग एग्रेसिव ऐसा डिसीजन न ले जिससे मतलब हम लोग को फर्म को नुकसान हो और हमको चुकाना घर से पड़े, या हम लोग इतना ज़्यादा लोन न ले ले कि आगे चल कर डिफॉल्ट करें और मतलब हमारे पर्सनल एसेट्स पे नुकसान हो। देखिए पॉइंट को समझना जरूरी है, काहे कि देखो बिजनेस तो हम लोग को एज ए सोल प्रोप्राइटरशिप ही फर्म करना है, क्योंकि हम लोग के पास ऑप्शन तो कुछ है नहीं। तो हम लोग को मतलब पॉइंट को समझते चलेंगे ना और उसके बाद देखते चलेंगे कि मतलब उससे मतलब उसको टैकल कैसे करना है। तो इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए ना हम लोग अपने अगले पॉइंट पे आते हैं और डिसीजन मेकिंग को समझते हैं। देखिए डिसीजन मेकिंग होता क्या चीज़, पहले इस चीज़ को समझ लेते हैं। जैसे मान के चले बिजनेस में डे टू डे ना बहुत सारा डिसीजन लेना होता है। जैसे सेल्स के बारे में डिसीजन लेना है कि हम लोग को कहाँ एक्सपेंशन करना है, मान के चलिए हम लोग को कोई मतलब प्रॉपर्टी ऑन करना उससे रिलेटेड डिसीजन लेना है, हम लोग को ये लेना है कि मार्केटिंग कैसे आगे हम लोग को मतलब करना है, हम लोग को ये भी डिसीजन
डिसीजन लेना है कि मतलब हम लोग को और मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाना है कि नहीं लगाना है, हम लोग को वर्किंग कैपिटल कितना रहना। तो देखिए ये जो सारा चीज से डिसीजन रहता है ना, बिजनेस में लेना होता है। सोल प्रोप्राइटरशिप में ना जो डिसीजन मेकिंग रहता है ना, वो बहुत ज्यादा मतलब टफ नहीं होता लेना, क्योंकि देखिए आप खुद ओनर हैं, आप खुद लीजिएगा, तो कोई मतलब ऐसा समस्या इसमें डिसीजन मेकिंग नहीं है। और दूसरी बात, इसमें ऐसा नहीं कि आपको गवर्नमेंट को बताना होगा। जैसे एक प्राइवेट कंपनी और एलएलपी और पब्लिक कंपनी में रहता था, तो तीनों में मतलब ना अच्छा खासा डिसीजन जो रहता था ना वो लेने में, कुछ तो डिसीजन शेयर होल्डर लेता था और कुछ डिसीजन लोग डायरेक्टर लेता था। तो देखिए इसमें डिसीजन अलग अलग हायरार्की में था जो, लेकिन सोल प्रोप्राइटरशिप में ऐसा कुछ नहीं, आप कोई भी डिसीजन सिंपली ले सकते हैं। इस चीज का आप लोग ध्यान रखिएगा। तो देखिए डिसीजन मेकिंग इसमें टफ नहीं है, लेकिन देखिए इसमें थोड़ा सा समस्या क्या होता है ना कि जैसे आप मतलब डिसीजन मेकिंग तो आप खुद ले रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं ना, उनको मतलब आप एज ए एक्सपर्ट हायर करके रखें। अगर आप मान के चलिए आप 7-8 मतलब मार्केटिंग, सेल्स का, फाइनेंस का, लीगल, प्रॉपर्टी ऑन करना है, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाना, सारा डिसीजन तो आप ले सकते हैं, लेकिन आपको सब चीज का तो जानकारी नहीं ना है। एक बात का आप ध्यान रखें कि मतलब एक जो उस एरिया में एक्सपर्ट आदमी है उससे मतलब उसको आप रखें और उससे पहले मतलब पहले पूछ ले, उसके बाद ही डिसीजन लें। डिसीजन मेकिंग इसमें टफ नहीं है, आप कुछ भी मतलब सेल से रिलेटेड ले सकते हैं, लेकिन आपका उसमें स्पेशलाइजेशन भी तो होना चाहिए ना, कि मतलब आगे चल के बिजनेस को ग्रोथ दे। तो देखिए ये इसका एडवांटेज भी है, डिसएडवांटेज भी है, क्योंकि जैसे एज प्राइवेट कंपनी में रहता था तो डायरेक्टर लोग डिसीजन लेते थे, तो वो लोग मतलब बहुत सारा मतलब अलग अलग सेक्टर में एक्सपर्ट लोग होते, समझ रहे हैं ना। तो लेकिन आप इस चीज का ध्यान रखें कि मतलब डिसीजन मेकिंग तो इसमें सिंपल, लेकिन आप एक कंसल्ट करके मतलब ऐसे लोग रख रहे 7-8 लोगों का, जिससे आप डिसीजन हर जो मतलब डिपार्टमेंट का डिसीजन आप ले सके सिंपल। चलिए देखिए हम लोग अपने अगले पॉइंट पर आते हैं और अकाउंट को समझते हैं। देख सोल प्रोप्राइटरशिप में जो अकाउंटिंग रहता है ना, बहुत ज्यादा टफ नहीं रहता। अब देखिए हम लोग चलते हैं ना, इसको एग्जांपल समझते चलते हैं। जैसे आपने मान के चलिए कहीं से परचेज किया कुछ मतलब रॉ मटेरियल, तो इसमें क्या होता है कि आप परचेज किए मान के चलिए 1 लाख का, और आप उसको 1 लाख का पेमेंट कर दिए, तब आपको जरूरत नहीं है कि आप वो हिसाब रखिए, मतलब मैनेज करके रखिए साल भर का। उसी तरह से मान के चलिए आपने सेल्स किया, अगर आपको वो पूरा पेमेंट पैसा मिल गया तो आपको जरूरत नहीं है कि आप पूरे सेल्स को ना मतलब मान के चलिए 10 करोड़ का सेल्स हुआ तो आप पूरा मैनेज करके रखिए हर एक मतलब सेल्स को, उसी तरह हर एक परचेज को साल भर का मैनेज करके रखिए। तो देखिए सोल प्रोप्राइटर में ना कंपलसरी नहीं है। देखिए आप अपने हिसाब रखने के लिए रख भी सकते हैं कि देखिए आपको साल भर में कितना सेल्स हुआ और कितना परचेज आप किए, तो आप अपने सहूलियत के अनुसार मतलब रख सकते हैं, लेकिन ऐसा इसमें मतलब जरूरी नहीं है, कोई आपसे खोजेगा भी नहीं। इस चीज का भी आप ध्यान रखें। लेकिन अगर जैसे प्राइवेट पब्लिक और जो एलएलपी कंपनी रहता था ना, तो उसमें गवर्नमेंट कभी भी ये सारा चीज रहता था ना खो सकता था, और गवर्नमेंट के पास बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट और जो कैश फ्लो रहता था ना, 3 जो रहता था ना उसको जमा करना पड़ता था। लेकिन सोल प्रोप्राइटरशिप में ऐसा कुछ नहीं है। देख इससे फायदा यह है कि आपका लगभग 40 से 50 हजार रुपया ना बच जाएगा। इस चीज का आप ध्यान रखें। प्राइवेट कंपनी में था ना तो उसमें ये सारा चीज में ना एक्स्ट्रा खर्चा आता था। तो देखिए यहाँ पर थोड़ा सा सोल प्रोप्राइटरशिप में ना एडवांटेज हो जाता है कि आपको अकाउंट्स मैनेज करने के लिए बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा, हिसाब किताब आप नॉर्मली रखिए, उससे काम हो जाएगा। बहुत सिनेरियो में अगर बैंक आप लोन लिए हुए ना तो ऑडिट मतलब खोज सकता है, लेकिन वो भी मतलब नॉर्मल ऑडिट ही होता है, ऐसा नहीं कि मतलब ऑडिटर साउंड करेगा या गवर्नमेंट मतलब आपको मतलब जमा करना, तो ऐसा इसमें नहीं होता है। तो आपको यहाँ पर ही थोड़ा सा सिंप्लिसिटी मिल गया कि मतलब आपको ऑडिट और जो अकाउंट है ना, मतलब ऑडिट तो आपको कराना ही नहीं है, कुछ सिनेरियो में कराना है कि मतलब जिसमें मतलब आप बैंक लोन लिए हुए तो उसमें कराना, और ऐसा कंपलसरी इसमें है नहीं। सोल प्रोप्राइटरशिप है तो ऐसा इसमें मतलब अकाउंटिंग बहुत मतलब स्टैंडर्ड से फॉलो करना कंपलसरी नहीं है, तो इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। चलिए ना अब हम लोग ना इसमें कैपिटल को समझते हैं कि कैपिटल मतलब कहां कहां से एक सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म में आता है। सोल प्रोप्राइटरशिप में जो ओनर का पैसा है पहला तो वो आ गया। तो देखिए ये तो सारा फर्म मतलब टाइप का जो कंपनी था जो फर्म है उसमें आता है कि मतलब जो ओनर रहता है वो खुद पैसा डालता है। लेकिन एक चीज और इसमें एक जैसे मतलब इसमें ओनर है तो एक लिमिटेड मात्रा में फंड आएगा। जैसे मेरे पास मान के चलिए उसका 10 लाख का कैपेसिटी है तो 10 लाख, लेकिन अगर प्राइवेट या पब्लिक कंपनी था 10 आदमी रहता तो 10 हिसाब से अपने हिसाब से पैसा डालता था। चलिए हम लोग अब अपने अगले पॉइंट पे आते हैं और समझते हैं बैंक लोन को। सोल प्रोप्राइटरशिप को ऐसे बैंक लोन मिलने में ना बहुत सारा समस्या आता है, लेकिन हम लोग इस पे भी डिस्कशन करेंगे ना कि क्या क्या चीज को टैकल करेंगे ना तो लोन मिल सकता है। पहली बात तो हम लोग ये समझेंगे ना कि जो बैंक है ना सोल प्रोप्राइटरशिप को लोन क्यों नहीं देना चाहता है। पहला समस्या है ऑडिट रिपोर्ट। सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म में ना ऑडिट कंपलसरी नहीं है। ऑडिट होने से फायदा ये होता था ना कि जो एक थर्ड पार्टी आकर ना पूरे अकाउंट को वेरीफाई कर देता था, लेकिन सोल प्रोप्राइटरशिप
प्रोप्राइटरशिप में तो ऑडिट होता नहीं है। जैसे प्राइवेट कंपनी और पब्लिक LLP था, उसमें क्या होता था, ऑडिट होता था। इसी वजह से ना जो बैंक है ना सोल प्रोप्राइटरशिप को लोन देना नहीं पसंद करता है। पहला तो ये हो गया। सेकंड कारण हो गया ना सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है, जिसके वजह से भी एक समस्या आता है। जैसे कंपनी में क्या होता था, ओनर और रहता था, कंपनी रहता तो अलग अलग रहता है, लेकिन सोल प्रोप्राइटरशिप में ऐसा नहीं होता है। अब हम लोग ये डिस्कशन करते हैं ना कि सोल प्रोप्राइटरशिप को लोन मिल कैसे सकता है। जो सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म है ना, जो उसका ओनर है वो अपने मतलब जो प्रॉपर्टी को मॉर्गेज करके ना लोन ले सकता है। इससे क्या समस्या आता है ना, जो अगर फर्म को कुछ नुकसान होता है ना, तो जो उसका पर्सनल मॉर्गेज है, जैसे मान के चले लोन डिफॉल्ट कर गया सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म, तो अब क्या करेगा बैंक, जो उसका पर्सनल प्रॉपर्टी है ना वो बेच के पैसा ले लेगा। बैंक इसमें लोन देना चाहेगा, लेकिन थोड़ा सा दिक्कत ये आता है ना कि मतलब आपसे ज़्यादा मॉर्गेज करा लेगा, या जो लोन मतलब ऐसे नॉर्मली कम मिलेगा, जैसे मान के चले 4 या 5% पर मिल जाएगा, उसको 7 या 8% देगा, तो ये थोड़ा सा समस्या आता है। बैंक लोन मिलने में ना दिक्कत नहीं है, लेकिन जो प्राइवेट कंपनी था ना उसमें थोड़ा सा सिंपली मिल जाता था, ये होता था। क्योंकि एक तो उसके पास ऑडिटेड रिपोर्ट रहता था, लेकिन सोल प्रोप्राइटर में वो भी नहीं है, तो इसके वजह से एक तो हाई इंटरेस्ट पे लोन मिला। देखिए एगो दिक्कत ये है कि जो उसका जो प्रोप्राइटर जो है, जो उसका ओनर, उसका पर्सनल प्रॉपर्टी पे थोड़ा सा रिस्क आ जाता है, ये थोड़ा सा समस्या है। तो इस चीज़ को आप मतलब लोन लेते टाइम ध्यान में रखिएगा। देखिए फंडिंग का, तो फंडिंग इसमें इस टाइप के फर्म में नहीं मिलता है, इसमें कोई अथी नहीं है। आपको अगर फंडिंग चाहिए तो आप मतलब या तो प्राइवेट में जाइए या पब्लिक में जाइए, तो वो मतलब फंडिंग के लिए बेहतर है, और सोल प्रोप्राइटरशिप में फंडिंग का कोई अथी नहीं है। चलिए हम लोग अपने अगले पॉइंट पे आते हैं और लाइफ ऑफ बिजनेस कंसर्न को समझते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप में। सोल प्रोप्राइटरशिप में जो बिजनेस का लाइफ रहता है ना वो अनसर्टेन रहता है। इसका कारण पता है क्या है? पहला कि जो फर्म रहता है नॉट ए सेपरेट लीगल एंटिटी होता है, इसका परपेचुअल सक्सेशन नहीं होता है। एक बात और, इसमें जो बिजनेस रहता है ना कोई प्रॉपर्टी ऑन नहीं करता है, जो पैन कार्ड है ना वो भी ऑनर का ही यूज होता है। इन 4-5 चीजों की वजह से समस्या क्या होता है उसको समझते हैं। देखिए मान के चलिए एक जो फर्म है वो अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाए हुए, जमीन उस फर्म के नाम पे नहीं है। अब कोई अगर थर्ड आदमी उसको खरीदना चाहेगा तो कैसे खरीदेगा? मान के चलिए वो जमीन मतलब उसको पूरा जमीन खरीदना पड़ेगा, और जो मशीनरी रहता है उसको खरीदना पड़ेगा, तो तब जाकर उसके पास अथी होगा। उसके पास सिर्फ उसके बाद भी जो जमीन उसके नाम पे आया और जो मशीन है उसके नाम पे, वो फर्म उसके नाम पे नहीं गया। अब उसको अपना एक फर्म रजिस्टर्ड कराना पड़ेगा, उसके अंडर वो सारा काम करेगा। एक और एग्जांपल लेते हैं और समझते हैं। जैसे कि एक सोल प्रोप्राइटर रहता है, उसके अगर ऑनर का डेथ होता है तो देखिए जो प्रॉपर्टी रहता है ना वो मतलब जमीन है और जो मतलब मशीनरी है वो प्रोप्राइटर के नाम पे रहता था, और इसमें सिंगल ऑनर था। तो देखिए क्या होता था कि अब मतलब वो जमीन ट्रांसफर करना पड़ेगा मतलब अपने नाम पे, फिर मशीनरी को फिर एक फर्म रजिस्टर करा के पूरा चीज ऑपरेशंस देखेगा। इसमें फर्म नहीं ट्रांसफर हो पा रहा है, आप मतलब सिंगल खाली उसको प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहे हैं और मशीनरी ट्रांसफर कर रहे हैं, जो उसका एसेट्स है उसको ट्रांसफर कर रहे हैं। फर्म तो उसके से स्ट्रिक्ट है, जिसे जो उसका कहा कि देखिए फर्म क्यों नहीं ट्रांसफर हो रहा है, उसका अपना पैन कार्ड यूज हो रहा है सोल प्रोप्राइटर का, उसका मतलब जो अकाउंट से बैंक का उसमें यूज हो रहा है, जो प्रॉपर्टी था जो उसके नाम पे था। तो देखिए समस्या इस वजह से आता है ना कि सब चीज मतलब उसका प्रॉपर्टी अलग है और मतलब जो जमीन अलग है, मैन्युफैक्चरिंग अलग, सबको मतलब अलग अलग अथी हो रहा है, एक साथ उसको ट्रांसफर नहीं कर सकते, क्योंकि जो बिजनेस था, जो फर्म था सोल प्रोप्राइटरशिप ना, वो सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होता था, ऑनर और बिजनेस अलग अलग नहीं था, इसमें दोनों एक है। तो समस्या इस वजह से आता है। जैसे प्राइवेट कंपनी में क्या होता था कि कंपनी अपने नाम पे प्रॉपर्टी ऑन कर सकती थी, मशीनरी सारा चीज बिलिंग उसके नाम पे होता था। अब उसको सिर्फ शेयर ट्रांसफर करना होता था, जो ऑनर था किसी को अगर ट्रांसफर करने के लिए शेयर ट्रांसफर, लेकिन इसमें तो शेयर ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट है नहीं, ऑनरशिप में सिर्फ मालिक का रहा था। देखिए इसमें बिजनेस का लाइफ ना अनसर्टेन रहता है, कितना दिन रहेगा, जब तक जो प्रोप्राइटर रहेगा ना तब तक है, या प्रोप्राइटर का डेथ हो गया तब फर्म खत्म हो जाएगा, या प्रोप्राइटर रिटायर हो गया तब मतलब फर्म खत्म हो गया। अब हम लोग ना टैक्सेशन समझते हैं सोल प्रोप्राइटर। सोल प्रोप्राइटर का टैक्स उसी हिसाब से देगा ना जिस हिसाब से मतलब प्रोप्राइटर का टैक्स जो रहता है सारा सेगमेंट रहता है। मान के चलिए 5 लाख तक टैक्स नहीं लगता है एक नॉर्मल पर्सन को, तो कंपनी का अगर कमाई 3 लाख रुपया है तब तो मतलब आपको उस सेगमेंट में आ गए तो आपको टैक्स नहीं लगेगा। अगर आपका कमाई 7 लाख है तो जो ओनर रहता है ना उसी को टैक्स देना पड़ता है। मान के चलिए एक आदमी है वो 3 गो सोल प्रोप्राइटरशिप चला रहा है, मान के चलिए एक को प्रॉफिट 10 लाख का, एक को प्रॉफिट 15 लाख का और एक को प्रॉफिट 20 लाख का, तो सबको जोड़ दीजिएगा, उसी हिसाब से उसको टैक्स देना पड़ेगा, उसके प्रोप्राइटर को टैक्स देना पड़ता है। इस चीज को आप ध्यान रखें, फर्म को देना नहीं पड़ता। जैसे प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी में क्या होता था, जो उसको मतलब कंपनी रहता था उसको टैक्स देना
पड़ता था और डिविडेंड मिलता था, फिर उसका बाद में मतलब होता था। लेकिन जो मतलब फर्म रहता ना, उसका जो प्रोपराइटर रहता ना, तो टैक्स उसी हिसाब से देना होता। तो इसमें फायदा होता है टैक्सेशन में, आपको मतलब ठीक ठाक आपको मतलब मिल जाएगा। अगर मान के चले आपका फर्म का 5 लाख से कम है तो आपको टैक्स भी नहीं देना है, तो मतलब फायदा आपको इसमें हो जाता है टैक्सेशन में थोड़ा सा सोल प्रोप्राइटरशिप का। अब चलिए ना हम लोग ना सोल प्रोप्राइटर ना प्रॉफिट शेयरिंग और लॉस शेयरिंग को समझते हैं कि इसमें होता कैसे है। मान के चले एक सोल प्रोप्राइटरशिप है ना, उसको मान के चले 50 लाख का प्रॉफिट हुआ, टैक्स देके वो जो सारा प्रॉफिट है ना वो अपने घर ले जा सकता है। तो देखिए जितना रहता है ना वो सारा पैसा सोल प्रोप्राइटरशिप पे उस पर अधिकार आता है। लेकिन प्राइवेट और पब्लिक कंपनी में क्या होता था, उसमें एक डिविडेंड के फॉर्म में ओनर को पैसा मिलता है, लेकिन इसमें नहीं, इसमें सोल प्रोप्राइटरशिप रहता है। जो फर्म को जितना फायदा होता है ना वो सारा प्रॉफिट मतलब ओनर के पास चला जाता है। मान के चलो अगर लॉस होता है कंपनी को, तो सारा जो लॉस है ना, जो बियर होगा ना, वो सारा मतलब ओनर ही देगा। इसमें अथी नहीं है कि मतलब कोई और देगा। जैसे मान के चले फर्म को 10 लाख का नुकसान हुआ, अब उसको अपने पर्सनल एसेट से सारा पैसा देना पड़ेगा। तो जितना प्रॉफिट हुआ सारा ओनर के पास है, जितना लॉस हुआ सारा ओनर को देना पड़ेगा। अब हम लोग ना सोल प्रोप्राइटरशिप ना फॉर्मेशन एंड क्लोजर को समझते हैं कि सोल प्रोप्राइटरशिप का फॉर्मेशन एंड क्लोजर कैसे होगा। पहले हम लोग समझते हैं फॉर्मेशन को। देखिए सोल प्रोप्राइटरशिप को रजिस्टर कराने में ना आपको ज्यादा टफ नहीं है। देखिए नाम तो आप अपने सिंपली रख लीजिएगा, इसमें तो ऐसा कुछ रूल नहीं है कि नाम रखने में बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस है, तो नाम आप रख लीजिए। देखिए आपको 2-4 डॉक्यूमेंट का जरूरत है। पहला आधार कार्ड, सेकंड पैन कार्ड। इसमें आप रजिस्टर्ड ऑफिस का जो प्रूफ है ना, उसके लिए एक मतलब डॉक्यूमेंट आपको चाहिए, तो बिजली बिल या मतलब जो रहता है मतलब एग्रीमेंट वो हो गया, और चौथा बैंक अकाउंट। ये 4 डॉक्यूमेंट की जरूरत है। और देखिए कुछ कुछ स्टेट में ना आपको, जैसे कलकत्ता जैसे स्टेट में ना आपको एक लाइसेंस भी लेना पड़ता है, मतलब जो ट्रेड का जो एक लाइसेंस होता है वो, तो स्टेट के हिसाब से कुछ चीजें वेरी करेगा। कोलकाता में होता है, बहुत सारा स्टेट में नहीं होता है। जैसे बिहार जैसे स्टेट में वो डॉक्यूमेंट का जरूरत नहीं पड़ता है, जो ट्रेड लाइसेंस रहता है उसमें। मेनली आपको यही 3-4 डॉक्यूमेंट जहाँ अथी करना है। जो जैसे आप शहर में रहता है तो म्युनिसिपल के पास, और जो जैसे अगर आप मतलब अथी में रहते हैं पंचायत मतलब गांव में रहते हैं तो पंचायत के पास, ये मतलब आप रजिस्टर्ड करा लीजिए। आपका सोल प्रोप्राइटरशिप रजिस्टर्ड हो गया। आप अपना जीएसटी ले लीजिए, आप अपना खाता खुला लीजिए। देखिए थोड़ा सा बैंक खाता खुलाने में ना आप जीएसटी खोजता है, तो मतलब पहले तो ऐसा रहता था कि मतलब जीएसटी का जरूरत नहीं भी पड़ता, इतना टर्नओवर था। लेकिन अब ऐसा नहीं है। बैंक खाता आपको खुलाना है ना तो अब कंपलसरी कर दिया है। इस चीज़ का आप ध्यान रखिए। मतलब बैंक खाता मतलब देखिए बैंक खाता तो आपको खुलाना ही है। जैसे आप कंपनी रजिस्टर करा रहे हैं तो आप एक करेंट अकाउंट खुला लीजिए। देखिए करेंट अकाउंट खोलने से फायदा ये होता है कि आप जितना टर्नओवर कर सकते हैं। सेविंग अकाउंट से तो कितना आप टर्नओवर ही कर लीजिएगा। सोल प्रोप्राइटरशिप में हम लोग क्लोजर को समझते हैं। देखिए इसमें क्लोजर में बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। जैसे मान के चलिए कि मतलब आप क्रेडिटर से कुछ पैसा लिए हो, तो क्रेडिटर को पैसा दे दीजिए। बैंक का है उसको पैसा दे के उसको से एनओसी ले लीजिए कि मतलब आपने पूरा उसको पेमेंट कर दिया है। और जो भी मतलब सैलरी है वो दे दीजिए, जो रेंट है वो देके आप मतलब ऐसा इसमें कुछ रूल नहीं है कि मतलब आपको ऐसे करना। बैंक अकाउंट बंद करवा लीजिए। जीएसटी को है जो उसको मतलब सरेंडर कर रहे हैं वो हो गया। मतलब बस इतनी सा जरूरत पड़ेगा आपको, ज़्यादा इसमें कुछ रूल रेगुलेशन है नहीं। जैसे प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी में पता क्या होता था आपको, मतलब कुछ सिनेरियो में जो एनसीएलटी था उसमें भी जाना पड़ता था, और मतलब पूरा मतलब 5-6 महीने का प्रोसेस था, उसके बाद ही बंद होता था। आप इसमें मतलब कुछ इसमें ज़्यादा रूल है नहीं क्लोजर में, तो इसमें आप इस चीज़ का आप ध्यान रखें। देखिए जैसे मान के चलिए इसमें जो प्रॉपर्टी ऑन करा था, जब आप क्लोज करे तो ओनर के नाम पे तो प्रॉपर्टी पहले से ही था, तो मतलब उसको अब तो मतलब उसको करना नहीं कुछ है, बेचना या कुछ तो है नहीं, वो तो डायरेक्ट ओनर के नाम पे ही है। तो इसमें मतलब समस्या इतना ज़्यादा नहीं आता। जैसे बंद करने में क्या होता था, जैसे कंपनी के पास एसेट्स रहता था तो उसको मतलब या तो बेच के प्रॉपर्टी रहता था या मतलब सारा चीज़ रिजोल्व किया जाता था। लेकिन पहले से ही इसमें प्रॉपर्टी तो ओनर के नाम पे रहता था, तो उसमें कुछ समस्या आता नहीं था। सोल प्रोप्राइटरशिप में बंद करना बहुत सिंपल होता है। सोल प्रोप्राइटरशिप का देख रहे हैं आप, जो लीगल फॉर्मेलिटीज रहता है ना वो क्या चीज रहता है। आपको मिले ना जीएसटी मतलब हर महीना जमा करना है। अगर आप जीएसटी लिए हुए हैं तब ये होगा। साल में एक बार इनकम टैक्स जो आपका पर्सनल था वो फाइल होता था। लेकिन देखिए जो सोल प्रोप्राइटरशिप में था ना उसमें जो कॉम्प्लायंसेस है ना बहुत कम है। प्राइवेट कंपनी या पब्लिक एलएलपी में ठीक ठाक कॉम्प्लायंसेस रहता था। आप उसको पे और पूरा अकाउंट्स को ऑडिट करवाइए, फिर बैलेंस शीट, कैश फ्लो एंड प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को जमा करिए। अगर आप प्राइवेट कंपनी में तो जितना मीटिंग होगा उसके बारे में, शेयर होल्डर का मीटिंग बुला रहे हैं तो उसके लिए ऑफिशियली मतलब सारा काम करिए।
तो मतलब आपको सारा चीज़ एमसीए को बताना पड़ता था। अगर आप पब्लिक कंपनी तो आपका और सेबी को भी बताना होता। तो देखिए जो फॉर्मेलिटी रहता है ना प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी एलएलपी में बहुत ज़्यादा रहता है। जो पब्लिक कंपनी में रहता है तो उसमें तो मतलब एक्सट्रीम लेवल का रहेगा, उसमें लगभग आपको मतलब अच्छा खासा दिमाग खराब हो जाएगा। प्राइवेट कंपनी में बहुत ज़्यादा रहता है, एलएलपी में उस हिसाब से कम रहता है। लेकिन जो सोल प्रोप्राइटरशिप रहता है ना उसमें बहुत ज़्यादा नहीं रहता। इस चीज़ का आप ध्यान रखें। जो लीगल कॉम्प्लायंसेस है ना बहुत कम है। इसलिए देखिए अगर आप शुरू में अगर बिजनेस कर रहे हैं ना तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, कि अगर ये सब चीज में आप फंस जाइएगा ना तो बहुत ज़्यादा समस्या आता है। इस चीज़ का भी आप ध्यान रखें। चलिए अब हम लोग ना एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ को समझते हैं ना कि सोल प्रोप्राइटरशिप रजिस्टर्ड किसको कराना चाहिए। इसका मतलब हम लोग इसमें मतलब जानने का ट्राई करेंगे। देखिए अगर आप मतलब छोटा बिजनेस करने की सोच रहे हैं, ऐसा नहीं कि मतलब आपको मतलब बहुत ज़्यादा मतलब बिजनेस को बढ़ाना है, मतलब 100 करोड़ 50 करोड़, नॉर्मली आप चाह रहे हैं कि एक शॉप खोल रहे हैं या मतलब नॉर्मली एक छोटा सा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बना रहे हैं, तो आप सोल प्रोप्राइटरशिप को रजिस्टर्ड करा लीजिए। आराम से आप बिजनेस कर सकते हैं, डे टू डे ऑपरेशंस। देखिए इससे फायदा रजिस्टर्ड कराने से होगा कि आपको सीसी अकाउंट मिल जाएगा। ऐसे तो आपको सीसी अकाउंट मिलेगा नहीं, तो करेंट अकाउंट मिल जाने से फायदा होता है कि आप ट्रांजैक्शन अच्छे से कर सकते हैं। तो देखिए सोल प्रोप्राइटरशिप अगर नॉर्मल आप बिजनेस और स्मॉल बिजनेस करना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, उसके लिए बहुत अच्छा मतलब बेस्ट है। सेकेंड, अगर आप अपने आइडिया को टेस्ट कर रहे हैं कि मतलब नहीं मतलब अभी मेरा आइडिया चलेगा कि नहीं चलेगा, तो आप उस हिसाब से मतलब अगर आप अभी स्टूडेंट थे, अब आप चाह रहे हैं कि नहीं मेरा कुछ आइडिया है उसको मतलब प्रोडक्ट मार्केट फिट होता है कि नहीं होता है, तो आप टेस्ट करने के लिए ना सोल प्रोप्राइटरशिप को रजिस्टर्ड करा सकते हैं। क्योंकि बहुत सारा जो आप प्रोडक्ट लॉन्च करिएगा तो कहीं कहीं मतलब जीएसटी और मतलब बहुत चीज़ों की जरूरत होगा, सीसी अकाउंट से पैसा ट्रांसफर, तो वो सारा चीज़ कर सकते हैं। थर्ड, अगर आपके पास जो पैसा का है ना थोड़ा सा समस्या है, क्योंकि देखिए सोल प्रोप्राइटरशिप को मैनेज करने में ना बहुत कम मतलब पैसा खर्चा होता है। प्राइवेट कंपनी में मिनिमम आपको 1 लाख तक के खर्चा आ जाएगा। इस चीज़ का आप ध्यान रखें। तो अगर आपका बजट कम है, आप ज़्यादा पैसा अपना मतलब जो कोर बिजनेस है उस पर लगाना चाह रहे हैं, तो आपके लिए फायदेमंद है कि आप मतलब सोल प्रोप्राइटरशिप को रजिस्टर करें। हम लोग वीडियो पे मतलब इसलिए हर पॉइंट पे डिस्कशन किया था ना, जैसे अनलिमिटेड लायबिलिटी, नॉट ए सेपरेट लीगल एंटिटी, परपेचुअल सक्सेशन नहीं होता है। डिस्कशन करने से फायदा होगा ना कि हम लोग को पॉइंट ऑफ व्यू मिलेगा कि मतलब कहाँ पर हम लोग गलती कर सकते हैं, उससे मतलब हम लोग को बचे रहना। देखिए इन्फॉर्मेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है ऑर्गेनाइजेशन मतलब स्ट्रक्चर रजिस्टर्ड कराने से, कि मतलब हमको प्राइवेट पब्लिक किए जाना चाहिए। देखो आपको पता रहेगा कि मतलब यहाँ समस्या आ सकता है तो पहले से ही आप उसको टैकल कर सकते हैं। तो इसी का आप ध्यान रखें। अब हम लोग समझ लेते हैं ना कि सोल प्रोप्राइटरशिप और जो प्राइवेट कंपनी रहता है उसमें अंतर कहाँ है। जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप है ना, तो उसमें सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है, तो वो एक समस्या का विषय है। जबकि प्राइवेट कंपनी में वो एक सेपरेट लीगल एंटिटी होता था। देखिए सेकंड है कि मतलब जो कंपनी रहता है वो परपेचुअल सक्सेशन होता है, लेकिन जो सोल प्रोप्राइटरशिप रहता है ना तो उसका परपेचुअल सक्सेशन नहीं होता है। तो मतलब थोड़ा सा बिजनेस का लाइफ इसमें कंसर्न रहता है कि मतलब कितना दिन तक बिजनेस चलेगा, तो ये थोड़ा सा समस्या के विषय रहता है। प्राइवेट कंपनी में थोड़ा सा नहीं रहता। और अनलिमिटेड लायबिलिटी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। तो देखिए ये जो जैसे कंपनी में रहता था अनलिमिटेड लायबिलिटी नहीं रहता था, क्योंकि जो बिजनेस ऑनर रहता था और मतलब कंपनी अलग अलग रहता था, तो उसके वजह से अगर कंपनी को नुकसान होता तो बिजनेस ऑनर को उसमें झेलना नहीं पड़ता था जो कंपनी रहता था। लेकिन सोल प्रोप्राइटरशिप में ये थोड़ा सा समस्या है कि अगर आपके बिजनेस को नुकसान हुआ तो आपको मतलब पर्सनल प्रॉपर्टी से देना पड़ेगा। हम लोग ना सोल प्रोप्राइटरशिप को ना हर एक पॉइंट को समझ लिए, और अगर हम लोग रजिस्टर्ड कराने की सोच रहे हैं तो इसमें कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है कि मतलब ऐसा नहीं कि सोल प्रोप्राइटरशिप डिसएडवांटेज। देखिए फायदा भी तो था ना कि आपको अकाउंट मैनेज बहुत ज़्यादा नहीं करना पड़ रहा है, ऑडिट आपको नहीं कराना पड़ रहा है, कंप्लायंसेस है वो बहुत कम फाइलिंग करना पड़ रहा है। और देखिए जो ये 3-4 चीज़ है ना, तो इसके वजह से ना आपको मतलब अच्छा खासा पैसा आपको मतलब सीए को और मतलब देना पड़ेगा। तो देखिए अगर आप शुरू में स्टार्टिंग में बिजनेस कर रहे हैं तो मतलब आप सोल प्रोप्राइटरशिप रजिस्टर करा लीजिए, कोई समस्या का विषय नहीं है। उसके बाद आप बिजनेस को आराम से मतलब प्राइवेट या पब्लिक में आप चल जाइए, कोई ऐसा समस्या। देखिए क्या ना जितना भी बड़ा था बिरला, रिलायंस, गोदरेज, हल्दीराम सारा लगभग सोल प्रोप्राइटरशिप से स्टार्ट हुआ। मेन है कि बिजनेस को स्टार्ट करना, मार्केट को समझना, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। कि मतलब अगर आपके पास देखिए पैसा एक लिमिटेड मात्रा में तो आप बिजनेस में पैसा डालिए ना। और देखिए समझ लिए सोल प्रोप्राइटरशिप के ये चीज़ नुकसान है पॉइंट है कि, तो उससे फायदा होगा कि आपको मतलब जो बड़ा डिसीजन लेने रहेगा सोच समझ के लीजिएगा, तो फायदा इससे आपको ये है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, और वीडियो उन 2 लोगों के साथ शेयर कीजिए ना जो स्टार्टअप में इंटरेस्टेड हैं, स्टार्टअप के बारे में मतलब पढ़ना उनको अच्छा लगता है। आप अपने बड़ों को साथ भी शेयर कर सकते हैं कि मतलब जैसे आपके पापा सोल प्रोप्राइटरशिप चला रहे हैं तो आप उनको वीडियो भेजिए कि देखिए मतलब सोल प्रोप्राइटरशिप में कहाँ कहाँ आपको मतलब दिक्कत आ सकता है। इस हिसाब से मतलब एक बार जान लेंगे सोल प्रोप्राइटरशिप में तो मतलब जो डिसीजन लेंगे
वो सोच समझ के लेंगे। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा लोन ले लिए या मतलब बहुत ज़्यादा बिजनेस में मतलब एग्रेसिवली मतलब जिसमें नुकसान होने के चांसेस, तो वो थोड़ा सा सोच समझ के लेंगे। उससे मतलब नो इन्फॉर्मेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।